हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी यूपी फार्मासिस्ट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आज जो हमारी पहली क्लास रहेगी स्टूडेंट, वो फार्मास्यूटिक्स की क्लास रहेगी, जो हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाएंगे। जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो पोसोलॉजी और प्रिस्क्रिप्शन है। स्टूडेंट्स, सारी चीज़ को बहुत अच्छे से समझते रहिएगा। हम यूट्यूब पर ही आपको ये सारी थ्योरी क्लास, साथ साथ में हम आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस की भी क्लास यहीं पे आपको प्रोवाइड करेंगे। जो हम आपको पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड नेट नोट्स जो हैं वो आपको हमारे ऐप ब्रेनडेस्क ईडीयू पर मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। कुछ दिनों में हम इसी से रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से आपका सिलेबस है, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, जो आपका सिलेबस आया था जब नोटिफिकेशन, हम उसी के बिहाफ पे ही आपको को यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़। बिल्कुल आपको उसी तरीके से मिलेंगी और इसमें बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी को बनाइए। क्योंकि देखिए 560 वैकेंसी, हर बार ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है, तो बिल्कुल भी इसको छोड़िए मत, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। और हमारी जो क्लास है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारी क्लास जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी, इसलिए आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते रहिए। देखिए मौका है, इसको गवाइए मत और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोसोलॉजी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रा विज्ञान। ओके, आपको हम जो नोट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, हमारे ऐप ब्रेनडेस्क की वीडियो पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए और स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, व्हाट इज पोसोलॉजी, ठीक है। पोसोलॉजी होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है। अब आप ऐसे सोचिए, जब आप अपना क्लास में आप पढ़ रहे थे, जब आप अपना डिप्लोमा कर रहे थे, उस टाइम आपने देखा होगा ये वर्ड आपको सिखाया जाता है पोसोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, अब ये ऐसे तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होता है। जैसे कि देखिए, पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, साथ साथ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मेडिकल साइंस। क्या बोल सकते हैं आप, मेडिकल साइंस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, पोसोलॉजी जो आपकी ब्रांच है किसकी, एक तो फार्माकोलॉजी और इसको आप बोल सकते हैं मेडिकल साइंस, ठीक है। दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रग डोज फॉर पेशेंट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पोसोलॉजी, आपसे हो सकता है ऑप्शन में पूछ दिया जाए, तो उस जगह पे आपको ध्यान रखना है ड्रग डोज। क्या ध्यान रखेंगे आप, ड्रग डोज, ठीक है। क्या होता है, पोसोलॉजी फार्माकोलॉजी या मेडिकल साइंस की वह शाखा है जो रोगी के लिए उचित दवा की मात्रा, ठीक है, क्या करती है, यहाँ पे डोज निर्धारण करने से संबंधित होती है। पोसोलॉजी मींस बोले तो एक तरीके से प्रॉपर डोज, ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे, कोई भी आपसे बोले कि यहाँ पे पोसोलॉजी का मतलब, तो सीधी सी बात है क्या, ड्रग डोज से बात हो रही। अब यही चीज होती है, देखिए स्टूडेंट्स, कि ड्रग डोज की यहाँ पे बात तो होगी, लेकिन कैसे आपको ड्रग डोज यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एडल्ट पर्सन भी होते हैं, साथ साथ में बूढ़े बुजुर्ग लोग भी होते हैं, और साथ साथ में बच्चे भी होते हैं। अब यही चीज़ होती है कि पोसोलॉजी में ऐसा क्या है, इस साइंस में ऐसा क्या डील करते हैं, किस कौन से हम क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि बच्चों के लिए हम अलग डोज निर्धारित करते हैं, बूढ़ों के लिए हम अलग डोज निर्धारित करते हैं, और जो लोग यंग हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग डोज को निर्धारित करते हैं। ये कैसे करते हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, और इससे क्या हमारे लिए जो हमारे लिए क्या रहते हैं, ये कैसे लाभदायक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ साथ में एक चीज़ और देख लीजिए, अगर सिंपल वर्ड्स में आपसे पूछा जाए तो ये क्या करती है, हाउ मच ड्रग शुड बी गिवन अ पेशेंट। हाउ मच माने बोले तो कितनी, ठीक है। हाउ मच बोले तो कितनी, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, कि कितनी ड्रग जो है वो आपको देनी, किसको, बच्चों को, एडल्ट को, बूढ़ों बुजुर्गों को, ठीक है, कितनी यहाँ पे देनी है। साथ साथ में आप यहाँ पे कह सकते हैं कितनी महिलाओं को प्रिस्क्राइब करनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे एक चीज़ समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे डोज को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। बोले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज, ऐसे कौन से डोज हैं, या मतलब मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो डोज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए समझने वाली बात, एज फैक्टर। अब आपसे कोई कह दे एज फैक्टर कैसे समझेंगे, जैसे सपोज करिए आपके पास पैरासीटामोल है, ओके। अब पैरासीटामोल तो सर हमारे पास 500 mg का मार्केट में आ रहा है, तो क्या छोटे बच्चों को क्या आप 500 mg दे दोगे, ठीक है, ओके। क्या आप किसी बुजुर्ग आदमी है, बहुत बूढ़ा है, क्या आप उसको 500 mg दे दोगे, मार्केट में आ रहा है 500 mg, इट्स ओके। लेकिन क्या मार्केट से आप गए और आपने कॉलपॉल जैसे आपने बहुत सारी आती हैं डोलो वगैरह आप लेके आए, तो क्या ऐसे दे दोगे, नहीं दोगे। यही तो यहाँ पे समझना है, यही तो इस मेडिकल साइंस में क्या डील किया जाता है, कैसे आपको प्रोवाइड करनी है सारी चीज़ें, उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
एक सिंपल भाषा में समझिए और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान, छोटा बच्चा है यहाँ पे और कोई बुज़ुर्ग है, तो आप ज़ाहिर सी बात है कि सर क्या करना है आपको, उसको कम डोज़ देना ही देना है। तो आपको सीधी सी बात है, बच्चों और बुज़ुर्गों को क्या करना चाहिए, आपको कम मात्रा में देनी चाहिए कोई भी ड्रग XYZ। मैंने यहाँ पे लिख दी, रुकिए, सपोज करिए XYZ कोई भी ड्रग है, ये क्या है, कोई भी ड्रग है, ओके। और ये किसको देनी है, आपको बच्चों और बुजुर्गों में देनी है। तो क्या करनी है आपको, कैसे देनी है, लोअर डोज पे देनी है। अब कितनी देनी है, कैसे देनी है, ये आगे भी हम धीरे धीरे सारी चीज़ को समझेंगे, ठीक है। और चलिए, बॉडी वेट, ठीक है। अब आ गई बात समझ में आपको कि बॉडी वेट कि अब हमें क्या है कि जो दवा होती है ना, जो दी जाती है, वो कैसे दी जाती है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। डोज इज ऑफन कैलकुलेटेड एज कैसे, डोज और mg पर kg, ठीक है। आपके पास ड्रग डोज कितना 10 mg है और पेशेंट का वेट कितना है, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपको उसको कितनी देनी है। तो कितनी देनी है, 600 mg देनी है। अगर उस जगह पे ड्रग का डोज क्या हुआ 10 mg पर kg और पेशेंट का वेट 60 है, तो आप ड्रग डोज के ड्रग जो है वो आप किसी पर्सन के बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हो। तो मतलब क्या है, अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे आप ड्रग को क्या करोगे, प्रिस्क्राइब करोगे, ठीक है। चलिए, एक इस फैक्टर को बहुत ध्यान रखिएगा, अभी मैं इससे रिलेटेड भी कहानी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने आपके सामने कुछ क्या एक्सप्लेन किया है, बॉडी वेट जैसा कोई वर्ड एक्सप्लेन किया है, ओके। साथ साथ में देखिए, बॉडी सरफेस एरिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए, बॉडी सरफेस एरिया जो होता है आपका, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड जाना जाता है किसके लिए, यहाँ पे डोज की जो यहाँ पे मात्रा होती है, जो डोज होता है उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए। जो भी डोज आप दे रहे हो, एडल्ट को दे रहे हो, साथ साथ में आप बच्चों को दे रहे हो, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है, वो होता है आपका बॉडी सरफेस एरिया। अब एग्जाम में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा मेथड है जो बहुत एक्यूरेट है किसके लिए, डोज को प्रिस्क्राइब करने के लिए। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस जगह पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि कौन सा है यहाँ पे सबसे एक्यूरेट मेथड जो सबसे एक्यूरेट है वो क्या है, आपका बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एडल्ट को आपको देनी है या आप किसी बच्चे को दे रहे हो या बुजुर्ग को दे रहे हो, तो कौन सा मेथड यहाँ पे एक्यूरेट है, यहाँ पे मेथड जो एक्यूरेट है वो क्या है स्टूडेंट्स, बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया का ये फार्मूला है, बट ये फार्मूला अभी जस्ट आप याद कर लीजिए ऐसे ही। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ तो आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइट इन सेंटीमीटर, और कितनी, जो भी यहाँ पे पर्सन है उसकी हाइट सेंटीमीटर में और उसका वेट इन केजी में, और 3D600 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बट अभी आप याद रखिए, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे जो याद रखना है मेन चीज़, वो आपको ये याद रखनी है कि बॉडी वेट से अच्छा यहाँ पे जो फैक्टर है और जो डिसाइडिंग फैक्टर है डोज के लिए, वो कौन सा है, आपका बॉडी सरफेस एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, BSA, ठीक है। साथ साथ में देखिए क्या होता है, सेक्स, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, महिलाओं को कम मात्रा की आवश्यकता होती है, आप समझ गए होंगे। फीमेल ऑफन रिक्वायर लोअर डोज ड्यू टू लोअर बॉडी वेट एंड हार्मोनल फैक्टर। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है और ये चीज़ पूछी जा सकती है। उस जगह पे क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, इस जगह पे ये क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि फीमेल्स को यहाँ पे जो आपका ड्रग, जो आपका डोज होता है, वो यहाँ पे कम क्यों दिया जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं किस वजह से, उनके बॉडी वेट की वजह से और साथ साथ में उनके हार्मोनल फैक्टर की वजह से। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन निकल के आए हैं इस स्लाइड से, तो ये भी आप यहाँ पे कवर करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। MCQs तो हम आपको कराएंगे ही, सिर्फ MCQs आप ध्यान रखना। हमेशा मैं कहता हूँ, और मैं अभी जब RRB की भी क्लासें करा रहा था तो मैं उस टाइम भी यही कहता था, सिर्फ MCQs आपको नहीं जिता सकता है, सिर्फ MCQs आपको क्वालिफाई नहीं करा सकता। आपके पीछे का कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है, आपने पढ़ाई कितने अच्छे से की, वो इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप पढ़ाई करोगे ना, सारे निकल जाएंगे। अब जैसे ही अभी मैं यहीं पे बोलता हूँ, जैसे कि आप RRB का पेपर अभी जो हुआ है रिसेंट में देख लिए, काफ़ी अलग थलग का पेपर था वो, लेकिन वही चीज़ें हैं ना कि हम जब कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे ना पूरी तरीके से, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर हम सिर्फ MCQs करके चले जाएंगे ना, तो एग्जाम में नहीं आएंगे, हमें वो सेम MCQs देखने को नहीं मिलेंगे, हमें अलग ही देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है कि सर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो वहाँ से अगर हमारा MCQs कोई नया बन के आएगा तो हम समझ जाएंगे। और अगर हम क्या करें, वही रिपीटेड MCQs करते चले जा रहे हैं, आप किसी का भी वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आप XYZ किसी का वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर किसी का देखोगे, फिर किसी का देखोगे, फिर किसी का देखोगे। आपने सपोज करिए इसी तरीके से क्या किया, आप जो भी यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, आपने बहुत सारे टीचर्स के आपने क्या किए,
यहाँ पे एक टॉपिक से रिलेटेड आपने एमसीक्यूज देखे, ठीक है। अब होता क्या है, एमसीक्यूज तो वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब एमसीक्यूज सेम रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, सीन बनता है कि आपको एमसीक्यूज का आंसर होता है वो रट जाता है। कॉन्सेप्ट भले ही आपको ना आ रहा हो बट आपको एमसीक्यूज रट जाता है। जब आपको एमसीक्यू रट जाता है फिर आप क्या करते हो, उसी को आप आगे बढ़ाते हो, एग्जाम देते हो, आप अपना क्या करते हो, जो मॉक वगैरह देते हो वहाँ पे भी उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर आपको ऐसा फील होता है अरे हमारा तो बहुत अच्छा मार्क्स बन रहा है, हमारा तो 100 में से 90 मार्क्स बन रहा है, मतलब हमारी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं अच्छी होती है, वहाँ पे होता है कि हमें एमसीक्यूज रट जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वीडियो लेक्चर्स को देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वीडियो लेक्चर्स देखिए। साथ साथ में अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यूज में अगर बी ऑप्शन सही है, इट्स ओके, ये बी ऑप्शन बहुत अच्छी बात है, बट ये देखिए कि उस एमसीक्यूज में ए और सी डी क्यों दिया गया है। अगर वो दिया गया तो उसका क्या रोल है उसके साथ, इस चीज़ को समझेंगे। जिस दिन इस चीज़ को समझेंगे एग्जाम आप ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लेंगे बहुत अच्छी रैंक के साथ और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर आपका हो सकता है एक साथ साथ में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कोई ड्रग है वो आपको क्या करनी है, ओरल देनी है, तो सीधी सी बात है सर क्या है, वहाँ पे हायर डोज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आप इंट्रामस्कुलर दे रहे हो तो क्या है, मॉडरेट डोज की ज़रूरत होती है। आईवी में क्या होती है, लोअर डोज की ज़रूरत होती है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, मॉर्फिन डोज नीड्स टू बी हायर इफ गिवन ऑरली, लोअर इफ आईवी, ठीक है। अगर आप मॉर्फिन को यहाँ पे ओरली दे रहे हो तो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा दोगे, ओके। और उसको क्या है, अगर आप आईवी दे रहे हो तो क्या, सीधी सीधी बात है, आप उसको कम दोगे, ओके। चलिए पैथोलॉजिकल कंडीशन, रोग की स्थिति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, किडनी और लीवर डिजीज। अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे किडनी और लीवर की डिजीज है तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, डोज को क्या कर देना है, कम कर देना है उस पर्सन के लिए, ओके। चलिए टाइम ऑफ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं स्टूडेंट्स, जो क्या होता है कि आप कुछ लोगों को बोला जाता है कि आप ये काम करिएगा, इसको खाना खाने से पहले खाइएगा, इसको खाना खाने के बाद खाइएगा, इसको दोपहर में खाइएगा। तो उसके पीछे का रीज़न होता है क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल है इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन इसीलिए लिखा जाता है कि आप बिफोर मील, मील के बाद इसको नहीं लेना है तो नहीं लेना है तो नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो उतना अपना इफेक्ट आपके लिए नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सारी चीज़ें समझनी होती हैं। साथ साथ में देखिए यहाँ पे क्या है, टॉलरेंस एंड आइडियोसिंक्रेसी, ठीक है। क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब रिपीटेड ड्रग यूज, ठीक है। रिड्यूस इफेक्ट, कोई ड्रग है, क्या कर रहे हो उसका आप लगातार यूज़ करते चले जा रहे हो, लगातार यूज़ कर रहे हो तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में कम होने लगता है, ओके। कोई पर्सन है XYZ, मैं ऐसे ही आपको एक रैंडम एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करिए कोई पर्सन है, जरा सा उसको फीवर आ रहा है, वो पैरासीटामोल खा ले रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि वो पैरासीटामोल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि उसको लगेगा अरे पैरासीटामोल ले लो मैं ठीक हो जाऊँगा, पैरासीटामोल इतना खा लो ठीक हो। फिर धीरे ऐसे ही लगने लगेगा, आप 200 mg पैरासीटामोल अगर ले रहे हो तो वो फिर फ़ायदा नहीं करेगी, आप 500 mg ले रहे हो फिर वो फ़ायदा नहीं करेगी, ऐसा फिर होगा। क्योंकि वो उस तरीके से क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है आपके बॉडी में। एक तरीके से आपको लगेगा कि उसी को बोलते हैं हम टॉलरेंस, की आप रिपीटेड कोई भी ड्रग का यूज़ कर रहे हो तो आपके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। क्या होता है, एलर्जिक, कोई भी ड्रग ले रहे हो उससे क्या है, एलर्जी कॉज हो जाना। आपने आपसे किसी ने बोला कि करिए क्या है कि आप आइबुप्रोफेन ले रहे हैं और उसने बोला कि आपको 100 mg लेनी है, बट आपने क्या किया, उसको 100 mg, आपने बात को ध्यान दिया ही नहीं, तो आपने क्या किया, उसको 200 mg ले लिया। जब आप कोई भी ड्रग है आपको 100 mg प्रिस्क्राइब की जा रही है और आप 100 mg ना लेके आपने क्या किया, 200 mg ले लिया, तो हो सकता है उसका कहीं ना कहीं आपको क्या करे, कोई ना कोई आपको उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई एलर्जी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, रैसेस हो सकते हैं आपकी बॉडी में। तो यही सारी चीज़ें कि डोज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बता देते हैं कि डोज कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा डोज होता है। अगर यहाँ पे टॉक्सिक डोज को हम क्या बोलते हैं, हार्मफुल डोज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लीथल डोज क्या होता है, डोज कॉजिंग डेथ, ठीक है। ऐसा डोज जो आप पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है उसको क्या बोलोगे सर, स्टूडेंट्स यहाँ पे लीथल डोज, ओके। मैक्सिमम डोज क्या होता है, मैक्सिमम डोज वो हाईएस्ट सेफ डोज है, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डोज को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट सेफ डोज, अधिकतम सुरक्षित मात्रा, ठीक है।
मिनिमम डोज को क्या बोलते हैं, बोलेंगे स्मॉलेस्ट इफेक्टिव डोज, ठीक है, न्यूनतम प्रभावी मात्रा। जैसे कोई है एक तरीके से आप लिमिट सेट कर दी, ठीक है, कि हाँ इसकी इतनी मात्रा, कोई ड्रग है उसकी सपोज करिए 20 mg है जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है आपके लिए इफेक्टिव है, 20 mg से ज़्यादा नहीं खानी है। ऐसे क्या है स्मॉलेस्ट अगर उसकी यूनिट, हाँ उसकी आप 4 mg 5 mg ले रहे हो तो वो क्या है इतना अगर आप ले रहे हो तो आप पे इफेक्ट दिखेगा, इससे नीचे ले रहे हो तो फिर आप पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ये यहाँ पे मतलब हुआ, ठीक है। थेराप्यूटिक डोज का मतलब क्या होता है इस जगह पे, थेराप्यूटिक डोज जो होता है वो होता है आपका इफेक्टिव डोज फॉर ट्रीटमेंट, जो डोज आपको ट्रीट करे, ठीक है, जो डोज आपके लिए फायदेमंद हो, जो डोज आपकी डिजीज को ट्रीट कर सके, उस डोज को आप क्या बोलोगे, थेराप्यूटिक डोज, ठीक है, ध्यान रखना आप ये चीज। चलिए, और ये क्या होता है, देखिए लोडिंग डोज, लोडिंग डोज का मतलब क्या होता है, इनिशियल लार्ज डोज, प्रारंभिक बड़ी मात्रा, ओके। मेंटेनेंस डोज का मतलब क्या होता है, देखिए मेंटेनेंस डोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेंटेनेंस डोज का मतलब होता है रिपीटेड डोज टू मेंटेन ड्रग लेवल। अभी मैं इस चीज़ को बताता हूँ, आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट आप इतनी चीज़ को समझ जाइए कि हम मैंने आपके सामने दो चीज़ें यहाँ पे क्या की हैं, एक्सप्लेन की हैं, कि लोडिंग डोज और दूसरा मेंटेनेंस डोज, ओके। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अभी मेंटेनेंस लोडिंग डोज को मैं आगे आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, कि आपको यहाँ पे जो आप ये देखिए चीट शीट, आप इसको समझ सकते हैं एक तरीके से पेडियाट्रिक्स के लिए। यहाँ पे क्या है आप देखिए कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी बच्चे के लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है उसका डोज, ठीक है। तो डोज कैसे कैलकुलेट करना है आपको, सो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, यंग फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं आप, किसके लिए, देखिए फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि क्या करना है आपको, एज, उस पर्सन की एज कितनी है, तो क्या करिए आप एज +12 कर दीजिए और एडल्ट डोज वहाँ पे आप करिए, ठीक है। चलिए फिर देखिए डिलिंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला में क्या है, चाइल्ड डोज और एज में क्या कर सकते हैं आप, डिवाइड कर दीजिए 20 का, ओके, और मल्टीप्लाई कर दीजिए एडल्ट डोज के साथ, ये डिलिंग फार्मूला होता है। कॉलिंग फार्मूला, ठीक है, क्या रहता है आपका, एज +1 और डिवाइड बाई 24 कर दीजिए, ठीक है, तो क्या रहेगा आपका एडल्ट डोज के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और हाँ, और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी बच्चे की एज जो है वो मंथ्स में दी हुई है तो उस जगह पे आपको कौन सा फार्मूला यूज करना होता है, उस जगह पे आपको फार्मूला यूज करना होता है फ्राइड फार्मूला। इन फार्मूलोज को आप बिल्कुल एक तरीके से गांठ बांध के रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनको आप याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए जब भी मैं कहता हूँ आपसे पोसोलॉजी का अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस जगह पे आप ध्यान रखना, आपसे इन फार्मूलोज से या इससे कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना है, इसको करना है आपको और याद करना है, ठीक है। ठीक, चलिए और फार्मूलाज देख लीजिए यहाँ पे। चलिए ये होता है क्लार्क फार्मूला। क्लार्क फार्मूला क्या होता है, ये वेट बेस्ड होता है, कि यहाँ पे क्या होता है चाइल्ड डोज, ठीक है, चाइल्ड डोज, और यहाँ पे वेट क्या रहता है आपका एलवी में रहता है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। एज पे नहीं होता, ये वेट से डिपेंड होता है, तो क्लार्क फार्मूला होता है। क्लार्क फार्मूला किससे रिलेटेड होता है, आपका वेट से रिलेटेड होता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बीएसए क्वालिफिकेशन कैलकुलेशन, ये होता है बॉडी सरफेस एरिया को कैसे कैलकुलेट करना, तो ये फार्मूला यहाँ पे डिसाइड रहता है कि चाइल्ड डोज इक्वल टू कितना उसका बॉडी सरफेस एरिया है और उसको डिवाइड कर दीजिए 1.73, ये क्या होता है एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो क्या करना होता है, ऐसे आपको करना होता है ये। तो इन फार्मूलोज को आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, इनको आप बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से गांठ बांध के इनको याद कर लीजिए, ठीक है। परसेंटेज डोज मेथड, और सबसे एक्यूरेट यहाँ पे क्या कहा गया है, कौन सा है आपका, बीएसए ही होता है बॉडी सरफेस एरिया, किसके कंपैरिजन में, बॉडी वेट के कंपैरिजन में, ठीक है। परसेंटेज डोज मेथड क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, चाइल्ड डोज इक्वल टू एडल्ट डोज इनटू परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज से यहाँ पे क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो ऐसे निकल के आता है परसेंटेज डोज मेथड। बाकी आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखने हैं, वो आपको ये 4 फार्मूले हैं जो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, सबसे ज़्यादा याद रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, ये याद रखिएगा, और मैं ये आज भी आपको पढ़ा रहा हूँ,
उसके बाद जब मैं आपको बायोफॉर्म पढ़ाऊंगा वहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या जस्ट मैं आपको इससे ओवरव्यू करा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आप समझ जाइए, ठीक है। लोडिंग डोज क्या होता है, देखिए आप जैसे ही एक इसको देखिए, ठीक है, क्या है लोडिंग डोज का मतलब आप समझिए। देखिए पानी किसी भी टब में क्या है लगातार भरा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से क्या ड्रग है जो आपको दी जा रही है लगातार, ओके। तो ये क्या देखिए भरा जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, ओके। और यहाँ पे मेंटेनेंस डोज को काम क्या होता है, उसको मेंटेन करना। मतलब क्या है, वो देख रहा है कि यहाँ से भर रही है तो टब को क्या करते चलो यहाँ से खाली करते हुए चलो, मतलब एक तरीके से मेंटेन करते हुए चलो। तो यही चीज है यहाँ पे। इनिशियल लार्ज डोज टू क्विकली रीच द थेराप्यूटिक लेवल। क्या इसका क्या काम है, बस डोज देते रहो, इतनी डोज दे दो कि वो कहाँ पहुंच जाए, उसके थेराप्यूटिक लेवल तक पहुंच जाए। तो क्या होता है, उसको लोडिंग डोज बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या रहता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि लोडिंग डोज किससे रिलेटेड होता है, लोडिंग डोज आपका रिलेटेड रहता है किससे, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या रहता है, यह प्रारंभिक बड़ी मात्रा होती है जिससे ड्रग लेवल जल्दी थेराप्यूटिक लेवल तक क्या होता है, पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए, और मेंटेनेंस डोज क्या होता है, ये देखिए मेंटेनेंस, यहाँ पे मेंटेनेंस डोज क्या रहता है आपका, इसमें जो रहता है ये आपका क्लियरेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। क्या रहता है आपका, रिपीटेड डोज टू परफेक्टली मैच द ड्रग लीविंग द बॉडी, मेंटेन स्टेडी स्टेट, मतलब क्या मेंटेन कर रहा है, इसका काम होता है, ठीक है। यह दोहराई गई मात्रा है जो दवा के शरीर से निकलने से मेल खाती है, एक स्थिर स्थिति बनाए रखती है। सीधी सी बात है, क्या कर रहा है, मेंटेन कर रही है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस डोज बोलते हैं। आप आज दो फार्मूले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इनको भी याद रखिएगा कि आपका लोडिंग डोज का जो फार्मूला रहता है वो किससे रिलेटेड होता है, आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन, साथ साथ में आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी, और ये आपका क्लियरेंस और थेराप्यूटिक आपका जो टारगेट कंसंट्रेशन होता है उससे ये रिलेटेड होता है। ये दो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, इनको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये आपसे पूछा ही जा सकता है और पूछा जाता है, इससे अक्सर कर क्वेश्चन आता है और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। इसलिए आपको याद रखना है कि लोडिंग डोज और आप लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज जो आपका होता है वो क्या होता है। लोडिंग डोज आपका किससे रिलेटेड होता है, थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन से रिलेटेड होता है, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये होता है आपका लोडिंग डोज। और जो आपका मेंटेनेंस डोज होता है वो किस पे है, यहाँ पे डिपेंड करता है क्लियरेंस और टारगेट कंसंट्रेशन। इतनी चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए ना, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है और साथ साथ में आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब आपका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है ये क्या होता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स का जो फार्मूला रहता है आपका वो रहता है LD50 डिवाइड बाई यहाँ पे ED50, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या रहता है इसका फार्मूला, LD50 बाई ED50, मतलब LD का मतलब लीथल डोज फॉर 50% पॉपुलेशन, 50% आबादी के लिए घातक खुराक, और इफेक्टिव डोज फॉर द 50% पॉपुलेशन, 50% आबादी के लिए प्रभावी खुराक। तो इसी से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, ओके। बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब देखिए यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और थेराप्यूटिक इंडेक्स का आपसे फार्मूला पूछा जाए, आप याद कर लेते हो और यहाँ पे आप करेक्ट भी करके आते हो LD50 बाई ED50, बट अगर आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यहाँ पे पूछा जाए स्टूडेंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पूछा जाए तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि ये LD1 डिवाइड बाई ED99, ये रहता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला, ठीक है। इसमें क्या रहता है, न्यूनतम घातक खुराक 1% की अधिकतम प्रभावी खुराक 90% से तुलना करना। समझ गए कि क्या है कि कितना यहाँ पे लीथल जो है वो आपका 1% और इफेक्टिव कितना है 90%, इनका जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, याद रखना। और यहाँ पे क्या रहता है आपका 50% कितना है, और 50% इफेक्टिव और 50% लीथल, तब आपको पता चलता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। और आपने अगर लीथल डोज जो है वो आपका 1% होना है, 1% से आइडिया लगा रहे हो और वो ED आप लगा रहे हो 90%, 99% से आइडिया लगा रहे हो, तब आपको पता चलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये थे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया पोसोलॉजी, और बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीज़ें बताई, ठीक है। पोसोलॉजी क्या होता है, मेडिकल साइंस और आपकी फार्माकोलॉजी की ऐसी शाखा है जो किसी ड्रग डोज से यहाँ पे संबंधित है।
ये बताती है कि किसको कितना डोज देना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैंने आपको फार्मूलेज भी बताए। साथ साथ में यहाँ पे मेंटेनेंस डोज, लोडिंग डोज क्या होता है ये भी चीज़ मैंने आपको बताई। लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। आपको बायोफॉर्म की जब मैं क्लास कराऊंगा वहाँ पे भी ये क्वेश्चन में एराइज होगा, वहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी जस्ट क्या था, ये आपके लिए ओवरव्यू था। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं वो आपके लिए निकल के आ रही हैं फार्मूलास, ठीक है। फार्मूला आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, कहाँ पे 20 होता है, कहाँ पे +1 हो जाता है, कौन सा फार्मूला है वो BSA है, ठीक है। कौन सा फार्मूला है जिसमें क्या है डेट से रिलेटेड है, कहाँ पे आपकी जो एज है वो मंथ में कैलकुलेट हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे जो डील करते हैं वो आपका यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन से डील करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए प्रिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखिए, मैं पहले प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे वो प्रिस्क्रिप्शन के जो पार्ट होता है, ठीक है। जो आपके 7 पार्ट्स रहते हैं उसमें, ठीक है। सबस्क्रिप्शन क्या होता है, सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और कहाँ पे जो होता है आपका डॉक्टर जो है वो डायरेक्शन दे रहा होता है, फार्मासिस्ट, और कहाँ पे वो पेशेंट को डायरेक्शन दे रहा हो। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जी, ये समझने वाली है और यही यहाँ पे आपको क्लियर करना है जब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। ओके चलिए, अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन आप रीड करिए और बताइए। देखिए ये है अ रिटन ऑर्डर, ओके, फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP टू अ फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिसिन टू पेशेंट। एक रिटन ऑर्डर होता है जो क्या करता है, यहाँ पे कोई भी आपका RMP है। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्या क्रिएट हो सकती है, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए और हो सकता है आपके ऑप्शन में ऐसे लिख के आ जाए कि आपका एक रिटन ऑर्डर है जो सीधा डायरेक्ट जो आपका जो डॉक्टर है वो किसको दे रहा है, पेशेंट को। एक यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ सकता है। एक यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी आपका रिटन ऑर्डर है वो किसको दिया जा रहा है, फार्मासिस्ट को दिया जा रहा है। तो 2 ऑप्शन आपके बन गए। हो सकता है तीसरा ऑप्शन ऐसे बना के दे दे आपको कि एक रिटन ऑर्डर है जो क्या करता है, डॉक्टर यहाँ पे पहले फार्मासिस्ट, फिर फार्मासिस्ट का क्या है, पेशेंट। उसके बाद आपके कनेक्शन पूरी चेन के साथ एक MCQ दे दिया जाए, उसको ऑप्शन दे दिया। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। और इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से याद रखना है कि RMP ने लिखा एक मेडिकल, जो RMP है उसने लिखा एक आपका रिटन ऑर्डर, मेडिकल रिटन ऑर्डर लिखा किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए। और उससे कहा क्या कि आप प्रिपेयर करो, डिस्पेंस करो क्या, मेडिसिन, किसके लिए, एक पेशेंट के लिए। जो पेशेंट आपसे दवा लेने आया है और जो उसके पास पर्चा है उसको लीजिए और उस चीज़ को पढ़िए और उसके हिसाब से क्या करिए, उसमें सारी चीज़ों को निकालिए और उसको बताइए। ये काम क्या है, पूरा प्रिस्क्रिप्शन का होता है, ठीक है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन की क्या रहती है, डेफिनेशन रहती है, ठीक है। अब प्रिस्क्रिप्शन की हिंदी में क्या बोलते हैं देखिए, पंजीकृत चिकित्सा द्वारा फार्मासिस्ट को दवा तैयार करके देने का लिखित आदेश। किसको, यहाँ पे किसको, किसको, यहाँ पे मरीज को, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप याद रखेंगे, किसको, मरीज को। एक ऐसा उसने ऑर्डर लिखा, किसको दिया, फार्मासिस्ट की, फार्मासिस्ट सारी चीज़ें क्या करे, ऐसे ऐसे करे, वहाँ पे जो दवा लिखी हुई है वो चीज़ें निकाले और उसको समझाए, और किसको, मरीज को। ये होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए सिंपल रूल, प्रिस्क्रिप्शन इक्वल टू डॉक्टर्स रिटन इंस्ट्रक्शन, रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिसिन, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है देखिए, रोगी का सही उपचार, सही दवा दी जाती है, यह एक कानूनी दस्तावेज होता है, दवा की गलती, मेडिकेशन एरर कम रहती है, ठीक है। ऐसे किसी को बोल दो, किसी पेशेंट को, आप कोई आपके पास पेशेंट आया और सपोज करिए आप डॉक्टर हो और RMP, आप जो भी हो, सपोज करिए आप डॉक्टर हो और आपके पास वो आया और उसने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सपोज करिए उसने बताया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, ओके। अब आपने उसको बोल दिया आप जाओ मार्केट में XYZ कोई मेडिसिन ले लो। अरे भैया उसने नहीं पढ़ाई कर रखी है, उसको नहीं पता है कि ड्रग का नाम क्या है। इतने ड्रग के नाम टफ होते हैं कि आपने कभी फर्स्ट टाइम जब फार्माकोलॉजी पढ़ रहे होगे ना, तो आपने भी खुद देखा होगा कि अरे इतने टफ नाम, इन ड्रग्स को हम कैसे याद करें, बट आपने धीरे धीरे याद कर लिए ना। तो आप सोचिए कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा मरीज, उसको क्या ही याद होगा, वो तो ड्रग के नाम भी नहीं ले पाएगा सही से। जो मरीज है उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है। यहाँ पे आप कोई भी इमिटिनिव, अब आप मैं आपके सामने नाम ले देता हूँ जैसे इमिटिनिव, अब किसी को बोल दो 1-2 घंटा भूल जाएगा कि इमिटिनिव क्या होता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है,
ठीक है। अब आप ऐसे डेग्लूडाक हो गई, आप किसी को भी ऐसे ड्रग के नाम बोलोगे ना वो भूल जाएगा। इसलिए क्या रहता है, प्रिस्क्रिप्शन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। रिटन ऑर्डर रहता है, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कैसे और किस टाइम उसको लेनी है। आप किसी को बोल दो कि अरे मार्केट में जाना, आप मेटफॉर्मिन ले लो, ठीक है, और क्या करना आप उसको सुबह शाम या कुछ भी आपने उसको टाइम बता दिया। अब यही चीज़ है कि अब उसको कैसे याद रहेगा, एक तो मेटफॉर्मिन ले रहा, साथ साथ में उसको सपोज करिए और भी कोई दिक्कत है, उसका शुगर भी बढ़ा हुआ है, उसको साथ साथ में उसके लीवर में भी कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की बहुत सारी मेडिसिन जब वो यूज़ कर रहा होता है तो वो कैसे करेगा जब यहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन बनाओगे नहीं और बताओगे नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके कितने पार्ट्स रहते हैं स्टूडेंट्स, उसके पार्ट्स रहते हैं यहाँ पे 7। तो 7 में कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, अब यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें एक तरफ, एक चीज़ और याद रखिए। अब यहाँ पे सबको लगेगा कि अरे प्रिस्क्रिप्शन तो बड़ा सिंपल होता है, ठीक है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में कितने पार्ट्स होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में 7 पार्ट्स होते हैं। अगर आप नहीं पढ़ा तो एग्जाम में टिक करते टाइम एक बार आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। आप वहाँ पे याद करोगे डेट होता है, एज होता है, और एज और 6 क्या एक में होता है या एज 6 अलग अलग आता है, तो उस जगह पे आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए आप याद रखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं, 7 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन, डेट, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्शन क्या होता है, RX जिसको बोलते हैं, टेक थाउ, इंस्क्रिप्शन जहाँ पे क्या लिखा होता है, दवाएं लिखी होती हैं XYZ, पैरासीटामॉल, ठीक है, पैरासीटामॉल ले लिया, यहाँ एम्लोकाइंड 80 ले लिया, ओके, इस तरीके से सेप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी ड्रग्स क्या हैं इस तरीके से लिखी हुई हैं। सब्सक्रिप्शन किसके लिए है, देखिए फार्मासिस्ट के लिए निर्देश। अभी गांठ बांध लीजिए कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए निर्देश, ठीक है। सिग्ना किसके लिए निर्देश, सिग्ना में किसके लिए निर्देश होता है, सिग्ना में जो यहाँ पे निर्देश होता है वो किसके लिए होता है, यहाँ पे रोगी के लिए होता है, पेशेंट के लिए होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे किसके रहते हैं, किसी भी जो आपका RMP है उसके क्या रहते हैं, इस जगह पे सिग्नेचर रहते हैं विद डेट के साथ, ओके। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी, सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ये देखिए डेट, व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन वाज रिटन, कि प्रिस्क्रिप्शन कब लिखा गया, ठीक है। डेट से आप देख लीजिए ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसके लिए, द प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, किसके लिए, द प्रिस्क्रिप्शंस लीगल वैलिडिटी एंड हाईली क्रूशियल फॉर डिस्पेंसिंग कंट्रोल्ड ड्रग, ओके। ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखिए, प्रिस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्रिस्क्रिप्शन में डेट क्यों लिखी होती है, एक लीगलिटी के लिए कि हाँ कि अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे पता चलना चाहिए कि हाँ कि भाई इस डेट को इस पर्सन को क्या किया गया था, ये दवा प्रिस्क्राइब की गई थी, ठीक है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं। अब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्ज़ाम में आप याद कर रहे हो कि अरे हाँ पहला तो उसने डेट बता दिया था, दूसरा क्या था, एज था कि एज दूसरा हो गया, चलो ठीक है, फिर तीसरा आपने अपने मन में जोड़ लिया, अरे 6 तीसरा हो गया, ऐसे तो आपके बहुत सारे पार्ट्स निकल जाएंगे, तो आपके 7 कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका नेम, एज, जेंडर, एड्रेस एंड वेट, जो भी आपका XYZ है वो सारा किस में आता है, आपका पेशेंट इन्फॉर्मेशन में आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट बोलते हो। जो आपका प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट होता है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट कौन सा, सुपर एक्सक्रिप्शन, ठीक है, RX बोलते हैं इसको, RX सिंबल ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेसिप रिसाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टेक थाउ मतलब दवा लो, तैयार करो, ठीक है। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अब ये देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिस्क्रिप्शन की मेन बॉडी किसको बोलते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन का मेन बॉडी क्या रहता है, इंस्क्रिप्शन होता है द मेन बॉडी ऑफ द, यहाँ पे क्या रहता है प्रिस्क्रिप्शन का, द मेन बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स द ड्रग, कंटेन्स द ड्रग नेम, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड टोटल क्वांटिटी, एग्जांपल पैरासीटामोल 500 mg। मतलब क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन में पूरी दवा का क्या रहता है, विवरण रहता है, सारी चीज़ें क्या रहती हैं, यहाँ पे कितना, यहाँ पे उसका डोज है कितना, यहाँ पे उसको लेना है, कब उसको लेना है, ये सारी चीज़ें किस में रहती हैं, आपकी इंस्क्रिप्शन में रहती हैं। इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन का जो सबसे मेन पार्ट बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है, ठीक। चलिए अब आपका सब्सक्रिप्शन किसके लिए होता है, फार्मासिस्ट के लिए निर्देश। क्या होता है इसमें, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी, ठीक है। एग्जांपल सपोज करिए उसमें लिखा हुआ था 10 टैबलेट्स, तो उसने क्या किया 10 टैबलेट्स निकाला, दवा कैसे तैयार करनी है और कितनी मात्रा देनी है, ये काम किसका है, सब्सक्रिप्शन में ये चीज़ लिखी होती है, किसके निर्देश होता है, फार्मासिस्ट के लिए ये निर्देश होता है। सिग्ना, सिग्ना में क्या रहता है, रोगी के लिए, यहाँ पे क्या रहता है देखिए, सिग्ना में रहता है आपका रोगी के लिए, रोगी के लिए निर्देश, ठीक है। इसमें क्या रहता है, टारगेट, डायरेक्शन टू द पेशेंट ऑन हाउ एंड व्हेन
टू टेक द मेडिसिन, मतलब टेक 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील, दिन में 2 बार 1 गोली। ये सारी चीज़ किस में लिखी है, रोगी के लिए निर्देश लिखा हुआ है, किसमें, सिग्ना में आता है। और प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर में क्या रहते हैं, आपके आरएमपी के यहाँ पे सिग्नेचर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और उनके नाम हम लिखा होता है। ये किस में आता है, आपका प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इंस्क्रिप्शन क्या है, आपका मेन पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, दवा के बारे में लिखा होता है, कितनी दवा के उसको पेशेंट को देनी है, ये सारी चीज़ उसमें वहाँ पे लिखी होती है कि मतलब XYZ कितनी मेडिसिन, 3 है मेडिसिन या 4 मेडिसिन या 5 मेडिसिन, ये लिखी होती है वहाँ पे, ठीक है। चलिए एक देखिए, एक सिंपल सा यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये आप समझ सकते हैं, डॉक्टर क्लिनिक जो भी XYZ है, ठीक है, जो भी यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पेशेंट नेम लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे उसकी पेशेंट की यहाँ पे एज लिखी हुई है, ओके। साथ साथ में देखिए उसका टैबलेट, कौन कौन सा टैबलेट लेना है आपको, यहाँ पे डिस्पेंस 10 टैबलेट्स, ओके। और देखिए कब उस कितने लेने हैं वो चीज़ें तो आप समझ सकते हैं। ये देखिए ये होते हैं 7 पार्ट्स, ठीक है, आप यहाँ पे याद रखिएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, एक बार प्रिस्क्रिप्शन के क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइप भी देख लेते हैं, ठीक है। टाइप देख लेते हैं, तो आपके कौन कौन से टाइप होते हैं। सिंपल, इसमें क्या रहता है, कंटेन 1 ड्रग ओनली, ठीक है, पैरासीटामोल टैबलेट। साथ साथ में देखिए दूसरा, देखिए कंपाउंड में क्या रहता है, कंटेन 2 और मोर ड्रग्स, कॉम्बिनेशन कप सिरप, यहाँ पे लिखा रहता है, एक से ज़्यादा ड्रग होती है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। साथ साथ में देखिए एक्सटेम्परेनियस, जिसको तत्कालिक बोलते हैं यहाँ पे, इसमें क्या रहता है आपका, प्रिपेयर्ड इमीडिएटली बाई फार्मासिस्ट, ठीक है। ये क्या रहता है, जो आपका इमिडिएटली प्रिपेयर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोरनिश बोलते हैं, ठीक है। जैसे नहीं होता जैसे एक्सटेम्पोर होता है जिसको हम बोलते हैं एकदम से स्पीच देना, वही होता है यहाँ पे तत्कालिक, ठीक है। जैसे कि मान लो कस्टम मिक्सचर्स, तो ये किसके द्वारा, इमीडिएटली बाय द फार्मासिस्ट, किसके द्वारा प्रिपेयर करते हैं, ये फार्मासिस्ट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए आपसे कि तत्कालिक प्रिस्क्रिप्शन किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो किसके द्वारा तैयार होता है, वो फार्मासिस्ट के द्वारा। रिपीट, दोहराया जाने वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पेशेंट कैन यूज मल्टीपल टाइम्स, वहाँ पे लिखा होता है कि अब कोई भी ऐसी चीज़ है जो लगातार ले रहा है वो पेशेंट, तो वहाँ पे वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन बना के देता है जो क्या है उसको मल्टीपल यूज़ करता है, ओके। चलिए देखिए अब प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे करना होता है। सबसे पहले क्या है, रिसीव किया, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना, फिर उसमें चेक करना, चेक उसकी लीगलिटी, वैधता चेक करना, उसकी मात्रा को जांच करना, दवा को तैयार करना, लेवल लगाना और रिकॉर्ड रखना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फार्मासिस्ट को। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो भी प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग होती है उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए लीगल वार्निंग, फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग ओनली अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन लीगली डिस्पेंस मेडिसिन, ठीक है। क्या मतलब हुआ, केवल यहाँ पे पंजीकृत फार्मासिस्ट ही दवा दे सकता है। केवल क्या है, पंजीकृत जो आपका जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वही क्या करता है, यहाँ पे दवा दे सकता है। सीधी सी बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कॉमन एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और बनते ही हैं, फिर ये हमें कंफ्यूज करते हैं, और कुछ नहीं, सिंपल ही होते हैं बट कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। और देखिए मैं सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हो ना, जब आप किसी कंफ्यूज पे, एक आपके सामने सपोज करिए 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ठीक है, या आपने जब भी एग्जाम में पेपर सॉल्व करने की कोशिश की और ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, जब आपने स्टार्टिंग की 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाए जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, फिर आपको ऐसा फील होने लगता है कि अरे कि पेपर बहुत टफ तो नहीं है, कहीं पेपर टफ नहीं है सर, वो हमारा रिवीजन थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से हमको ऐसा लग रहा है उस जगह पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन है, अब आपके सामने बड़ा सिंपल टॉपिक आपको लगेगा, बट तो आप क्या सोचोगे, अरे सिंपल है तो इसको पढ़ना ही क्यों है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप प्रिपरेशन के दौरान आप किसी भी टॉपिक को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, ठीक है। आप उसको जब भी आप पढ़िए एक बार उसका रिवीजन कर जाइए आप अच्छे से, उसको ये कह के मत छोड़ दीजिए कि अरे इसमें से क्या ही आएगा,
ये कह के बिल्कुल मत छोड़िए। आप देखिए, मैं वही कहता हूँ, अगर आप ऐसे कह रहे हो ना, सपोज करिए आप उस टॉपिक की बेइज्जती कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। आप फिर वही चीज़ होती है ना, उसको आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उसको भी तो खराब लगेगा ना। तो यही चीज़ होती है कि जब भी आप कभी टॉपिक देखते हो तो उस टॉपिक को ये कह के मत छोड़ो कि वो सिंपल है, उसको पढ़ो, उसको एक बार रिवाइज कर लो। आप रिवाइज कर लोगे, आपका कोई भी टॉपिक है, पोसोलॉजी और प्रिस्क्रिप्शन ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आप 5 या 10 मिनट दोगे, आपका प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। तो 5 या 10 मिनट उसको चलते फिरते आप दे सकते हो ऐसे टॉपिक्स पर दो ध्यान। तो क्या रहता है, हमें ये याद हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम में हमें कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना जिसमें हमें कन्फ्यूजन से क्रिएट होती है, तो यही चीज़ें होती है ना, फिर हमें कन्फ्यूजन नहीं होती है, ये चीज़ होती है। फिर कन्फ्यूजन कहाँ, अब जो देखिए, जब आपको ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपने पहले बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखा है, उनको आराम से टिक कर दीजिए। और जिनके ऊपर हमें बाद में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना जिन पे हमें पूरा दिमाग लगाना है, तो यहाँ पे दिमाग को ना खर्च करके हम सारे दिमाग को वहाँ पे खर्च करें जहाँ पे हमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है। ओके, चलिए, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए। बिल्कुल नहीं समझना है कि प्रिस्क्रिप्शन पोसोलॉजी सिंपल है, रिवाइज करिए, प्रॉपर देखिए कि आपको क्या नहीं आ रहा। अगर आप कहीं पे प्रिस्क्रिप्शन में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कहीं आप इंस्क्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन या कहीं जो आपकी ये पार्ट्स हैं इनमें कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है इस जगह पे, ठीक है। चलिए, ओमिशन एरर्स, ठीक है। अब ओमिशन एरर्स देखिए, मैं बताता हूँ ओमिशन एरर क्या होता है। मिसिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या रहता है, आपने मिस कर दिया, डोज ही मिसिंग कर दिया, भाई डोज ही मिस कर दे रहे हो उसमें, तो क्या करेगा उसे, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन का क्या काम, क्या करेगा ऐसे प्रिस्क्रिप्शन का पेशेंट, ठीक है। तो फिर क्या है, मिसिंग रूट ऑफ, अब देखिए, अब आपने क्या किया वहाँ पे, कोई भी आपने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, वहाँ पे आप रूट ही नहीं बता रहे हो कि उसको कैसे क्या कब और किस टाइम पे प्रिस्क्राइब करें, तो इसको क्या बोलते हैं, किस तरीके की एरर बोलते हैं, ओमिशन एरर बोलते हैं। आप सपोज करिए एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि आपको ऐसा क्वेश्चन लिख के आए कि कभी क्या हुआ कि अगर प्रिस्क्रिप्शन में आपका डोज मिसिंग है तो ये किस तरीके की एरर है। अब सर वहाँ पे बात क्या हुई ना कि हम पढ़ के तो आ गए पूरा प्रिस्क्रिप्शन, बट एरर तो मुझे याद ही नहीं रही कि ओमिशन एरर कौन कौन सी है, कहाँ पे ऐसी इस तरीके से लिखे होंगे 3-4 एग्जाम्पल, तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अब क्या रहता है यहाँ पे, देखिए ये क्या है, कमीशन एरर, ठीक है। ये क्या रहता है, राइटिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या है, इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग हो गई, क्या हो गई, कोई पेशेंट आपके पास आया था, बीपी का उसको प्रॉब्लम था, उसको शुगर का प्रॉब्लम था, पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब कर दिए, धोखे से उसको सेप्रोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब कर दिए। तो इस तरीके की एरर जो होती है, गलत मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन एरर बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या रहता है, इलिजिबल हैंड राइटिंग, इसका मतलब क्या होता है, कोई प्रिस्क्रिप्शन ऐसा उसमें आपकी डॉक्टर की राइटिंग ही नहीं समझ पे आ रही, ठीक है, डॉक्टर राइटिंग इज नॉट क्लियर इनफ टू रीड सेफली, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बनाओ जिसमें आपको डॉक्टर की क्या है, राइटिंग ही नहीं समझ आ रही। ओके, चलिए, अब देखिए इस तरीके से रहता है, क्या रहता है, ये देखिए जस्ट ऐसे देख लीजिए। अब ये मत समझिएगा कि ये बोतल तरीके का, इसको आप ऐसे छुपा के भी देख सकते हो, हटा दीजिए, सपोज ये बोतल है, अब ये कुछ है, तो अगर इसको बोतल हटा दोगे तब भी आप समझ जाओगे, ठीक है। क्या होना चाहिए, पेशेंट का नेम होना चाहिए, ड्रग का नेम होना चाहिए, डोज लिखा होना चाहिए, डायरेक्शन लिखी होनी चाहिए, कैसे यूज करना है, डेट डिस्पेंस्ड मतलब उसकी तारीख लिखी होनी चाहिए, डिस्पेंस की तारीख होनी चाहिए, साथ साथ में फार्मेसी का नेम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए किसमें, लेवल में। ओके, जो लेवल बनाता है ना यहाँ पे फार्मासिस्ट, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। ओके, कितना, ड्रग का नाम, डोज, डायरेक्शन और डेट डिस्पेंस्ड की और फार्मेसी नेम का, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये चीज़ भी आपको समझनी है। ओके, चलिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है यहाँ पे कि अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, कभी कभी आप देखो ना, आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ और प्रिस्क्रिप्शन में देखो ऐसे लिखा होता है कभी कभी, पेसियम पैरासीटामोल बेड, ठीक है, कोई भी अटेनोलॉल, यहाँ पे सपोज करिए लिखा हुआ टिड, या ऐसे कोई भी ड्रग है, ऐसे लिखा था क्यू गुड, क्यूडी या एसी, ऐसे आपके बहुत सारी आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन, आप देखना तो वहाँ पे लिखा होता है। ये तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेड है ये, ठीक है। तो बिड का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रहता है, ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार। टेट का मतलब क्या होता है, टीआईडी का था 3 टाइम्स डेली, दिन में 3 बार। क्यूआईडी का मतलब क्या रहता है यहाँ पे 4 टाइम्स डेली, दिन में 4 बार। और पीआरएन, ठीक है, पीआरएन का मतलब क्या होता है, व्हेन रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ने पर, ठीक है। एसी, एसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिफोर मील, ओके, भोजन से पहले। पीसी मतलब आफ्टर मील, भोजन के बाद, ओके। और एचएस का मतलब क्या होता है, एट बेड टाइम, सोते समय। और देखिए स्टैट, इमीडिएटली मतलब तुरंत का, इसका मतलब क्या होता है कि इसको क्या करना होता है, देखिए स्टैट आप यहाँ पे क्या रखना, याद रखना, स्टैट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्टैट का मतलब क्या होता है। स्टैट का मतलब होता है स्टूडेंट्स इमीडिएटली, ठीक है, मतलब तुरंत, ओके, कि ऐसी ड्रग जो आपको तुरंत देनी पड़ जाए, ओके, तो ये लिखी रहती है वहाँ पे। चलिए, ये भी चीज़ याद रखिए
कभी कभी एब्रीविएशन भी यूज़ होते हैं, ठीक है। और एब्रीविएशन में लिखा रहता है कि टैब का मतलब क्या होता है, टैबलेट होता है, कैप का मतलब कैप्सूल होता है, इंच का मतलब इंजेक्शन होता है, CSYR का मतलब क्या होता है, सिरप होता है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, बट आप पढ़ सकते हैं उनको। GTT का मतलब क्या होता है, ड्रॉप्स होता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और UNG होता है, ये क्या होता है, ऑइंटमेंट होता है, ये भी पूछा जाता है। तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये एक तरीके से क्विक रिवीजन है यहाँ पे। एक रिटन ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, 7 पार्ट्स होते हैं। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, और सिग्नेचर का क्या मतलब, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही मैं कह रहा था, ये टॉपिक ऐसे होते हैं, सिंपल रहते हैं बट इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत अच्छे से इनको समझना है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी वैकेंसी जो है 560 वैकेंसी आपके पास है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जी तोड़ मेहनत करिए, ठीक है। हम आपको देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ चलता क्या है। एक सीन देखिए, अभी कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में बैठे होंगे। तो आप देखते हो कभी कभी कि आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के जाते हो, आप फार्मा भी बहुत अच्छे से तैयार करते हो, आप सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो, फिर भी क्या होता है कि सर कभी कभी ऐसा लगता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस क्यों आ गया, इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए गए, ये तो है ही नहीं हमारे टॉपिक से। तो होता क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं भी कह रहा हूँ कि जैसे कि सपोज करिए आप अगर कुछ बीफॉर्म स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो मैनेजमेंट का सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, क्योंकि PCI का जो सिलेबस है उसमें मैनेजमेंट इस तरीके से क्वेश्चन तैयार किया गया है कि वो एक तरीके से इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, सब पढ़ते भी नहीं है, तो मैनेजमेंट की नॉलेज बहुत कम रहती है स्टूडेंट्स को। तो उस तरीके से जब क्वेश्चन होते लगते तो वो फार्मेसी के ही, बट हमने उतने अच्छे से रीड नहीं करा होता है। तो जो ट्रेंड्स स्टूडेंट्स चल रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, हम इस तरीके के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और इनसे रिलेटेड भी हम आपको एक सीरीज लेके आएंगे, और उसमें हम इस तरीके के आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे जो बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लगता है कि हाँ, कि फार्मेसी पार्ट से टच तो हो रहा है, लेकिन हम फार्मेसी के सब्जेक्ट में पढ़ नहीं रहे हैं। तो इस तरीके के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस कराएंगे, इस तरीके की भी हम आपके सामने क्लास लेके आएंगे, जिससे क्या है, देखिए ये सारी चीज़ें तो पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ते चले जा रहे हैं। इसी गैप को फिल करना है, इन्हीं चीज़ों को समझना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम लैग कर जा रहे हैं और जो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम कर रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर भी साथ साथ में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, सारी क्लासों को बहुत अच्छे से समझेंगे, फार्मा भी पढ़ते चलेंगे, नॉन फार्मा भी पढ़ेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो फार्मा और नॉन फार्मा के बीच में ऐसा गैप है जो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम करता है, कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चन, कुछ पेशेंट बिहेवियर का, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेंगे, ठीक है। हम आपको सारी चीज़ें कराएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करिए, ठीक है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा और पहले से ही आप एकदम जुटे रहिए अपनी तैयारी में। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो वर्किंग हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अपना आप दिन में बहुत काम करते हैं, शाम को आपको पढ़ाई का जो भी टाइम मिल रहा है, आप अपनी पढ़ाई पर बहुत टाइम दीजिए, ठीक है, और अपने सपनों को बहुत अच्छे से साकार करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।